Hi, your physical and mental health should always be a priority. Never trade them. Today is 7th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय श्री द्वारकानाथ टैगोर जी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया राजा राम मोहन रॉय जी ने ये न्यूज़पेपर वीकली लॉन्च किया था जिसका नाम है संवाद कामुदी बाण भट्ट ने लिखा है कादम्बरी विटामिन के इम्पॉर्टेंट है इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड लॉर्ड मायो वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे हैं जिनका मर्डर हुआ था उनके ऑफिस में सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस आज के सवाल है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक तिरुक्कुरल who was elected the President of Indian National Congress in the famous Tripuri session of 1939. Takshila was the capital of which ancient Mahajanpada, under whose leadership Jainism spread in South India? Who was the court physician during the reign of Kanishk I? By which name the main branch of river Ganga is known as in Bangladesh? So these are 6 questions for today. आज की वोकेबलरी है कंजेक्चर इसका मतलब होता है कुछ गैस हो रहा है स्पेक्यूलेशन है कंफर्म नहीं है वो गैस वर्क दैट इज स्पेक्यूलेशन फर्निश करना मतलब प्रोवाइड कराना सप्लाई करना इक्विप करना रिफ्रेन मतलब एब्सटेन होल्ड बैक डेजिस्ट ब्रंट ब्रंट मतलब फोर्स शॉक इम्पैक्ट होल्ड होल्ड मतलब जमाखोरी स्टोर कैश स्टॉक पाइल So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक से आज हम पढ़ेंगे निप्पाह सिम्टम्स तालिबान का क्लेम एंड पंजशीर रेजिस्टेंस सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है अबाउट ट्राइब्यूनल्स वैकेंसीज विल गेट टू नो 323A 323B डिफरेंस क्या है इन दोनों में एंड दीज हायरार्की ऑफ कोर्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे एक सवाल भी तैयार करेंगे Then business blasters. This is entrepreneurship. This is Japan Paralympics. Odisha government के हैं ये iconic schools. Iconic schools. From fighters to rulers. Transition incomplete. The long and the short of the NMP National Monetization Plan और इसमें concerns क्या है? We'll get to know. Taliban led Afghanistan and the Chinese conundrum. Spirit of federalism lies in consultation. Social media has become very powerful. Social media cannot replace proper news journalism still. So we'll talk about news journalism and certain ethics. ब्रिक्स एससीओ क्वाड का मीट है सितंबर में दिस इज निपाह वायरस एंड वैक्सीनेशन ये मांडा बफेलो है इसको भी यूनिक ब्रीड टैग मिला है जीएसटी इवेजन को कट करने की कोशिश है पाकिस्तान का काबुल सिंड्रोम प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला है इंडियन नेवल एविएशन को yesterday I shared one video also official video of Indian Navy in Telegram have a look Indian Naval Aviation then this is forest fire CSCs these are tiger reserves of India all 51 tiger reserves of India then this is CSAT solutions and certain questions so we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes our reference material is this the Hindu and this is Indian Express both are Delhi edition oval win after 50 years कल इंग्लैंड को हरा दिया टेस्ट सीरीज में सी फर्स्ट जो न्यूज़ है द हिंदू में वो है निपाह वायरस कल हमने जूनोटिक डिसीजेस देखा था जूनोटिक डिसीजेस वो डिसीजेस होती है जो एनिमल्स टू ह्यूमंस ट्रांसफर होती है इस पे बेस्ड हमने एक क्विज भी किया है उसमें करेक्शन होगा जो वाइसी वर्सा जो टर्म था ना एट टाइम्स वो वाइसी वर्सा भी वैलिड है मतलब ह्यूमंस से एनिमल्स होगा उसको भी हम जूनोसिस की कैटेगरी में रख सकते हैं जूनोटिक डिसीजेस ओके तो जूनोटिक डिसीजेस मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स में ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं पैथोजेंस तो जैसे ये निपाह सिम्टम्स है ये जो निपाह सिम्टम्स है ये मिले किसमें केरला में कुछ केसेस आए हैं और ये भी एक काइंड ऑफ जूनोटिक डिसीजेस है बैट्स पिग्स इनसे ये ट्रांसफर होता है दिस इज टू अर्ली कि अब इसका स्प्रेड कैसा होगा राइट नाउ जो प्रायोरिटी है वो ये है कि कंटेन द वायरस आइडेंटिफाई द पेशेंट्स आइसोलेट करें उन्हें और at the same time start working on vaccinations okay this is Nipah symptoms
सेकंड जो न्यूज़ है दैट इज तालिबान क्लेम टोटल कंट्रोल एज पंजशीर रेजिस्टेंस फोल्ड, इस्लामिस्ट ग्रुप वॉर्न्स अगेंस्ट एनी फर्दर रिबेलियन। अब सी, ये जो पूरा भी एपिसोड है तालिबान का, अफगानिस्तान का एंटायर एपिसोड, यूएसएसआर, चाइना, यूएसए, इवन इंटरनल फाइटिंग, सिविल वॉर एटसेट्रा, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, एवरीथिंग, दिस इज अ वॉर ऑफ पावर स्ट्रगल, दैट्स ऑल। यहाँ पावर और मनी ये बस दो डिटर्मिनेंट है इस पूरे केओस के। सोशल मीडिया वॉरियर्स अभी बड़े एक्टिवेट होंगे इस सारे एपिसोड के बाद, और प्रोपोगेंडा रन भी होगा, प्रोपोगेंडा रन भी होगा। ये साइबर वॉरफेयर में भी इस चीज़ को यूज़ किया जाएगा। तो वी शुड बी अवेयर फ्रॉम हिस्ट्री, वी शुड लर्न लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री। तो जैसे ये पंजशीर रेजिस्टेंस है, ये एक्चुअली एक स्मॉल पॉकेट है टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ दिस अफगानिस्तान। यहाँ का टेरेन बड़ा डिफिकल्ट है, तो ये रिबेल कर रहे थे बिकॉज तालिबान गवर्नमेंट इज को सबने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है, वहाँ के लोकल्स वगैरह भी इनको फुली दिस इज नॉट देयर, दिस इज नॉट कंप्लीट रिकॉग्निशन नहीं था। तो ये रेजिस्टेंस को बाय फोर्स, ब्रूट फोर्स पंजशीर का इन्होंने साइलेंस कर दिया है। और इसमें पाकिस्तान की भी एयरफोर्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट ऐसी न्यूज आ रही थी। लेट अस सी व्हाट वी विल डू, वी विल फॉलो एमईए के स्टेटमेंट्स, रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, और यहाँ का जो रेस्पॉन्स है वो हमें फॉलो करना है। एंड वी ऑल हैव दिस ड्यूटी टू एक्ट responsibly, act responsibly, okay? So this is development in Afghanistan. अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज अबाउट फिल ट्रिब्यूनल वैकेंसीज बाय सितंबर 13, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंटर को। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी वैकेंसीज थी, 9 वैकेंसीज अभी क्लियर हुई सुप्रीम कोर्ट जजेस की। तो सुप्रीम कोर्ट इज हैप्पी अबाउट दैट, बट स्टिल जो ट्रिब्यूनल्स है इसमें बहुत ज़्यादा मास स्केल में वैकेंसीज अभी भी है, पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट सेंटर को कहा कि आप वैकेंसीज जल्द से जल्द फिल करो। व्हाट आर ट्रिब्यूनल्स, तो ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में है। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट, स्पेशलाइज्ड कोर्ट आप बोल सकते हो, जैसे एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, फिल्म सर्टिफिकेट ट्रिब्यूनल, ओके? सो दीज आर ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनकॉर्पोरेट हुए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो अमेंडमेंट के थ्रू ट्रिब्यूनल्स आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में इनका प्रोविजन भी है, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। 323A डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से और 323B में अदर मैटर्स के ट्रिब्यूनल से। 323B में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को ऑथराइज किया गया है कि वो किसी भी सब्जेक्ट का जो मेंशन सब्जेक्ट है उसका ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स हैं? टैक्सेशन 323B में आएगा, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट 323B में आएगा, इंडस्ट्रियल एंड लेबर, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टफ, रेंट और टेनेंसी राइट्स। इन सबके एक डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है 323B में, और 323A में तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है 323 और 323B में? तो जो 323A है ये कंटेम्पलेट करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर पब्लिक सर्विस मैटर्स ओनली, एडमिनिस्ट्रेशन। 323B जो होता है ये कंटेम्पलेट करता है एस्टेब्लिशमेंट फॉर अदर मैटर्स, जो अभी आगे हमने देखा। While tribunal under Article 323A can established only by Parliament, 323B can established both by Parliament and State। तो B में स्टेट भी आ जाता है और सेंटर भी आता है, A में केवल और केवल सेंटर होता है। 323A में ओनली वन ट्रिब्यूनल है फॉर द सेंटर एंड वन फॉर ईच स्टेट और 2 और मोर स्टेट जो एस्टैब्लिश किए सेंटर ने 323A एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल, जबकि 323B में हायरार्की भी क्रिएट हो सकती है कि राज्य स्तर पे, फिर नेशनल लेवल पे, ऐसे ट्रिब्यूनल्स की भी हायरार्की बन गई है। तो डिफरेंसेस क्या क्या हुए? पहला डिफरेंस तो हुआ 323A एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, 323B अदर मैटर्स के लिए। 323 केवल सेंटर बनाएगा, 323B सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। 323 में केवल एक ही ट्रिब्यूनल है सेंटर में और एक स्टेट में, जबकि 323B में डिफरेंट हायरार्कीज भी बन सकती है। आर्टिकल 262 भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे अक्सर तेलंगाना और आंध्रा लड़ाई करते हैं
जैसे अक्सर कर्नाटका और तमिलनाडु लड़ाई करते हैं किस पे, वाटर शेयरिंग पे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ रूल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एडजुडिकेटिंग कॉन्फ्लिक्ट सराउंडिंग इंटर स्टेट रिवर, जैसे कृष्णा रिवर हो गया, कावेरी रिवर हो गया, इधर नर्मदा रिवर हो गया। तो इंटर स्टेट रिवर्स में दैट अराइज अमंग द स्टेट रीजनल गवर्नमेंट। तो ये सब क्या है, ट्रिब्यूनल्स हैं। 323A, 323B, 42nd अमेंडमेंट 1976, एंड दीज आर द डिफरेंसेस। तो हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसकी भी एक प्रॉपर हायरार्की चलती है, कोर्ट्स का ऐसे लेवल होता है। सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट बोलते हैं। एपेक्स मतलब सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होती है। फिर इसमें मेट्रोपॉलिटन लेवल पे कोर्ट्स होती है, जैसे सिविल कोर्ट होती है। सिविल मतलब सिविल कोर्ट में स्मॉल कॉजेस, क्रिमिनल्स, इन सब का सिविल मैटर्स यहाँ सिविल कोर्ट में होंगे। क्रिमिनल कोर्ट्स होती है, इसमें सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन और मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है। तो ये मेट्रोपॉलिटन मतलब बड़े शहरों के लेवल पे है, मेट्रोपॉलिटन लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सिविल में क्या होगा, सिविल डिस्ट्रिक्ट जज होगा, सिविल जज होगा। क्रिमिनल में सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। ट्रिब्यूनल्स भी एक फॉर्म होता है, जैसे कैट हुआ, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल, रेंट कंट्रोल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। एनजीटी वेरी इंपॉर्टेंट, एनजीटी, इंडस्ट्रीज एंड फैमिली कोड। तो ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों है, सो दैट कोर्ट्स ऑलरेडी वेरी बर्डनड है, तो कोर्ट्स एक पर्टिकुलर मैटर में एक्सपीडाइट कर पाए, उसमें उस मैटर को सुनने का दिस कॉम्पिटेंसी भी हो, एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी से वो डिसीजन दे पाए। इसीलिए ये ट्रिब्यूनल्स और डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ दीज कोर्ट्स बनाए गए हैं। ओके, अब यहाँ पे अब बात ये आती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की। तो ये सवाल हम देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, केशवानंद भारती केस, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. Keywords क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, सुप्रीम कोर्ट इतना जीनियस यहाँ पे एक्ट किया कि उसने बेसिक स्ट्रक्चर करके एक डॉक्ट्राइन बना दिया, सो दैट पार्लियामेंटेरियन मनमर्जी नहीं कर पाए कि कुछ भी नियम बना दिया। नो, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए नियम, लॉस। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन या फिर जुडिशरी अक्सर प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है, कई बार जुडिशरी के स्टेटमेंट्स आते हैं। तो ये प्रोएक्टिव रोल इंश्योर करता है थ्राइविंग डेमोक्रेसी के लिए। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की लाइट में इवेलुएट द रोल प्लेड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म इन अचीविंग द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। जुडिशियल एक्टिविज्म इन अचीविंग द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, 2017 मेंस का पेपर है, GS2 का है, 2014 का है, आई थिंक 2014 GS2 का पेपर है ये। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप लोग बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस। ओके, यू हैव पास्ड क्लास 10th, यू हैव पास्ड क्लास 12th, ग्रेजुएशन भी कर लिया है। फिर अचानक से जब GS UPSC ऐसे सवाल आते हैं तो आप बैकफुट पे क्यों आते हो? एज सिंपल एज दैट, आपको सवाल आता है, सवाल का आंसर लिखो। आंसर लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आंसर लिखेंगे अपने आप आपका एफिशिएंसी आएगी, रिफाइनमेंट आएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। डिफिकल्ट केवल एक चीज़ है, आंसर लिखना। तो राइट आंसर, आंसर अगर आप एवरीडे लिख रहे हो ना, यू आर ऑलरेडी इन ऑन द राइट ट्रैक। विद इन अ मंथ आपको डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा, बट यू हैव टू राइट। For these business blasters, the growth curve began from 1000. Okay, encouragement is more powerful than criticism. You have to write. Okay, अब जैसे ये बात है, बिजनेस ब्लास्टर्स, ये दिल्ली स्कूल का एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज किया जा रहा है कि बच्चे क्रिएटिव सोचें, स्कूल करिकुलम की किताबों से अलग हटके भी सॉल्यूशन फाइंडर बने। वो सॉल्यूशन फाइंडर की सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, उसका वो इनोवेशन कुछ निकाल के ला रहे हैं। तो दिस इज इनोवेशन। ऐसे ही एक प्रोग्राम चलते हैं जिसको बोलते हैं हैकाथॉन, जिसमें सरकार एक प्रॉब्लम थ्रो करती है कि जैसे ये समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, डेंगू की प्रॉब्लम आ रही है, अब इसका कोई अच्छा इनोवेटिव सॉल्यूशन बताओ। तो ये क्रिएटिव माइंड्स है, क्रिएटिव माइंड्स है। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज भी किया जा रहा है। सो यहाँ पर ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिखा है कि स्कूल में काफ़ी अच्छे इन्होंने कम पैसों में वंडरफुल सॉल्यूशंस निकाले। बट अब इसमें भी एक चीज़ ज़रूरी है कि हम इतना ज़्यादा भी पुश नहीं करने लग जाए एंटरप्रेन्योरशिप, हाई फाई पैकेजेस, दिस एंड दैट फैंसी थिंग्स, कि हम जो बेसिक एजुकेशन है उसको इग्नोर करने लग जाए। ओके, हम
एग्जाम्पल देते हैं कि ये कॉलेज ड्रॉप आउट है और कॉलेज ड्रॉप आउट ने इतना अच्छा अच्छा काम कर लिया. इट्स गुड बट स्टिल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इन दी एंड क्या होता है, एजुकेशन आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है. तो एंटरप्रेन्योरशिप इज गुड, बट अपनी एजुकेशन को साइडलाइन नहीं करना है. जो फॉर्मल एजुकेशन है ना, इसका अभी भी बड़ा सिग्निफिकेंस है कि ये नहीं कि आप ग्रेजुएट ही नहीं हो पाए, ग्रेजुएट हो. एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. फॉलो योर हार्ट बट टेक ब्रेन अलोंग विद, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा भी नहीं है कि हर कोई बहुत सक्सेसफुल बिग बिलियन डॉलर एंटरप्रेन्योर बन जाएगा. देयर आर चैलेंजेस, रियल चैलेंजेस है. तो टेक ब्रेन अलोंग विद. ओके, दिस इज बैक टू बेस. अब ये बड़ी अच्छी फोटो है, इसमें स्टूडेंट्स वापस जा रहे हैं स्कूल में. वंडरफुल. देन दिस इज जापानीज मेडल. 19 मेडल मिले हैं हमें पैरालंपिक्स में. एक्सेलेंट. मेट्रो में पैसेंजर जर्नी बढ़ रहा है. गुड. दिस इज मेडल्स. दीज आर मेडल्स. वेलकम सरप्राइज है, दिल्ली में बारिश हुआ. हाई कोर्ट ने डिक्लाइन किया टू हियर प्ली सीकिंग पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर का मतलब होता है पीने योग्य पानी. Then this is Odisha government to spend 100 crore on iconic school. Iconic school. ये जो कीवर्ड है ना, केस स्टडी, इसको याद रखना है. जहां भी स्कूल से रिलेटेड कुछ बात करना है, यू कैन यूज दिस केस स्टडी कि उड़ीसा गवर्नमेंट के जो आइकॉनिक स्कूल्स है. सी, आइकॉनिक स्कूल क्या है? जब से कोविड हुआ, एजुकेशन पे स्पेशल एम्फेसिस हो रहा है. आइकॉनिक स्कूल में बहुत सारे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज भी है. द स्कूल विल हैव फीचर्स सच एज लैंग्वेज लेबोरेटरी, भाषा सीखें. स्मार्ट क्लासेस होगा, टेक्नोलॉजी गैजेट्स वगैरह है. मैथमेटिक्स पे एम्फेसाइज किया गया है. हाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर्स भी है. Qualified resource persons will impact education. Qualified resource persons will impact education. जो टीचर्स है ना, इनका भी वेल क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, और टीचर में भी एक सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डेडिकेशन होना ज़रूरी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज हम टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, बट ह्यूमन मैन पावर पे एम्फेसाइज नहीं करते. तो जो ह्यूमन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको भी वेल ट्रेंड होना ज़रूरी है. तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ आइकॉनिक स्कूल इन उड़ीसा गवर्नमेंट. ओके, तो इसमें एक और अच्छी चीज़ है, ये नेट जीरो इमिशन का भी ट्राई करेंगे बाय 2025. ग्रीन, गो ग्रीन. देन दिस इज निपा का केस बढ़ रहा है. केरला ट्रैकिंग फीवर क्लास 6 to 8 रिज्यूम हुआ कर्नाटका में. ये है एडिटोरियल्स. फर्स्ट एडिटोरियल है फ्रॉम फाइटर्स टू रूलर्स. सी, लड़ना अलग बात होती है, गवर्न करना दूसरी बात होती है. फ्रॉम फाइटर्स टू रूलर्स, जैसे अभी यहाँ भी फैक्शन बनते जा रहे हैं. एक फैक्शन है जो ग्राउंड फुट सोल्जर्स हैं, वो बोल रहे हैं सारा डिफिकल्ट लड़ाई वगैरह हमने किया, और जो कतर में टीम बैठी हुई है वो तो बस डॉक एसी रूम में टॉक्स करते हैं. इस टाइप से यहाँ पे फैक्शंस डेवलप हो रहे हैं. तो फ्रॉम फाइटर्स टू रूलर, India must use its voice on the international stage to make Taliban respect freedoms and rights. See, तालिबान, अफगानिस्तान ने कहा कि ये इंटरनल मैटर है वहाँ के लोगों ने. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अफगानिस्तान की जो न्यू गवर्नमेंट बनेगी वो भी दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर पे नहीं इंटरवीन करे. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो 1989 में, 80s में, जब रशिया का विड्रॉवल चालू हो गया था यूएसएसआर का, तो यहाँ राइज हुआ था मिलिटेंसी का, राइज हुआ था यहाँ पे दिस मुजाहिदीन का, और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिला था पूरे सराउंडिंग कंट्रीज में. हिस्ट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए अगेन 2021 में, ये हमें इंश्योर करना ज़रूरी है. तो दिस इज़ अबाउट यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सेट करें, वर्ल्ड लीडर्स अकाउंटेबिलिटी सेट करें. यहाँ पे एक और चीज़ समझने की है, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, यूरोप का रेनेसांस पढ़ते हैं. जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, मॉडर्न वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन नेशन, नेशंस बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, नेशनैलिटी होती है. मॉडर्न वर्ल्ड जो बेस्ड है ना, वो नेशनैलिटी पे बेस्ड है. कि ये नेशनैलिटी क्या है, कि सपोज दिस नेशनैलिटी इज सऊदी अरेबिया, दिस नेशनैलिटी इज ईरान, दिस नेशनैलिटी इज पाकिस्तान, दिस नेशनैलिटी इज अफगानिस्तान. सो वर्ल्ड जो रन करता है ना, वो नेशनैलिटी के बेसिस में रन करता है. और अपनी नेशनैलिटी क्या है, जो पासपोर्ट पे अपन लिखते हैं, दैट इज इंडियन. सो अवर नेशनैलिटी इज इंडियन. तो नेशनैलिटी के ऊपर वर्ल्ड वर्क करता है. ट्रांजिशन इनकम्प्लीट, ये लिबिया के मिलिशिया है, यहाँ पे अगेन फैक्शनलिज्म हो रहा था, इन्होंने फिर टॉपल वॉपल कर दिया. दिस हैपनिंग एंट्रोपी. द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द एनएमपी, इसको हम देखते हैं.
ये है नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान सी। इसके बेसिक्स हमने देख लिए। इसका मतलब ये है कि सरकार के जो आइडल रिसोर्सेज हैं उसको वो मोनेटाइज करना चाहती है, रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। ओके, एनएमपी। इट इज सरप्राइजिंग द गवर्नमेंट हैज अवॉइडेड मेंशनिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन ऑन ऑर्डिनरी सिटीजन। इसके नेगेटिव्स क्या है, एनएमपी के शॉर्टफॉल्स क्या है, इसके एग्जीक्यूशन में डिफिकल्टी क्या होगी, इसका ज्ञान होना भी जरूरी है। मोनेटाइजेशन क्या है कि जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उसको किराए पे दो, मोनेटाइज करो। आइडल एसेट्स होते हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। अगर आइडल एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे तो अच्छा है, वहां से इनकम नहीं आ रही थी, अब इनकम आने लग जाएगी। बट अगर वेल परफॉर्मिंग एसेट्स को आप मोनेटाइज करोगे तो उससे पब्लिक का लॉस होगा, सरकार का रेवेन्यू भी लॉस होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द एसेट्स और फिर उसका एग्जीक्यूशन। यहाँ दो बात लिखा है कि फर्स्ट, द एसेट्स दैट आर बिंग ऑफर्ड फॉर लीजिंग और डाइवेस्टमेंट हैव ऑल बीन क्रिएटेड थ्रू सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन बाय द टैक्स पेइंग पब्लिक। ये एसेट्स बने कैसे, रोड्स बनी तो रोड्स बनी किससे, ये हमारे टैक्स पे से बनी है। हमने पैसा दिया, लाखों रुपए टैक्स दिए, तब जाके ये रोड बनी, ब्रिजेस बने, बिल्डिंग्स बनी, रेलवेज बनी, एटसेट्रा। सो ये जो इंफ्रा बना है ये हमारे पैसे से बना है। सो हु हैव स्टेक्स इन देयर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो जरूरी ये है कि इसका क्रेडिबल यूज हो, मिस यूज नहीं हो। सेकेंड, दीज एसेट्स हैव अंटिल नाउ बीन मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। और जो गवर्नमेंट वर्क करती है पब्लिक इंटरेस्ट में, प्राइवेट वर्क करता है प्रॉफिट के इंटरेस्ट में। तो अगर ये एसेट्स प्राइवेट के पास चले जाएंगे तो प्राइवेट को तो एक ही चीज पता है, प्रॉफिट होना चाहिए वहां पे। तो इससे जो आम नागरिक है, पब्लिक इंटरेस्ट है, वो डिफीट नहीं हो पाएगा। सो द पॉइंट इज, वी पे टैक्स टू बिल्ड इंफ्रा। नाउ गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि इस इंफ्रा को मोनेटाइज करो और अब हम पैसे देंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए। जैसे एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस रहा था, एयरपोर्ट्स जो बने वो कैसे बने, हमारे पैसे से बने। फिर प्राइवेटाइजेशन हुआ वहां पे और उससे पीपीपी मॉडल वगैरह, एयरपोर्ट यूज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, यूज चार्ज। तो दिस इज डिसएडवांटेज पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये चैलेंजेस है। दूसरी बात, जैसे कल टैक्स टू जीडीपी आपने पूछा था, इंडिया का टैक्स टू जीडीपी इज वेरी लो, अराउंड 17.4% आया है 19-20 में। ये कोई स्टेडिली इंक्लाइन भी नहीं हुआ है, ये मोर और लेस इतना ही कांस्टेंट बना हुआ है 17.4, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। ये बहुत कम है। अगर हम ओइस डेवलप्ड कंट्रीज देखें या फिर वेस्टर्न कंट्रीज कुछ देखें तो वहाँ ये रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो वी नीड टू इम्प्रूव अवर टैक्स कॉम्प्लाइंस। आगे जीएसटी का भी एक टॉपिक है, वहाँ भी यही कहा है कि इंडिया में एक्चुअली टैक्स इवेजन ज़्यादा होता है। तो इस टैक्स कॉम्प्लायंस को बढ़ाना चाहिए ताकि सरकार के पास पैसे आए। अब ये जो पैसे आए उसका वो प्रॉपर अकाउंटेबल यूज भी करे। जो लूप होल्स है टैक्स इवेजन के उसको प्लग करना ज़रूरी है। कंपनीज जो होती है वो कई बार क्या करती है, प्रॉफिट नहीं दिखाती। मुनाफा हुआ बट वो प्रॉफिट नहीं दिखाएगी, बताती रहेंगे कि हम लॉस मेकिंग में है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, दिस एंड दैट। तो अगर लॉस मेकिंग में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उनको टैक्स भी देना नहीं पड़ता। तो वो टैक्स बचाने के लिए लो प्रॉफिट में रहती है या फिर वो लॉस मेकिंग रहती है। तो अगर कंपनी जो ऑन पेपर बता रही है कि वो लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट नहीं कर पा रही, तो उसको हम गवर्नमेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों लीज पे दें, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू जनरेट प्रॉफिट। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। टैक्स जो है उसमें एफिशिएंसी लाना जरूरी है। और जो एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा है, हम आइडल एसेट्स पे फोकस करें तो बेटर है। परफॉर्मिंग एसेट्स को अगर हम मोनेटाइज करेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट डिफीट होगा। तालिबान लेड अफगानिस्तान इन द चाइनीज कॉनड्रम। यहाँ बात है चाइना का इंटरेस्ट। अब ये जो टॉपिक है ना, इस पे भी हमने काफ़ी बात कर ली है। चाइना जो है उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बड़ा एम्बिशियस प्लान है मिस्टर शी जिनपिंग का। यहाँ के पास जो जिनजियांग प्रोविंस है, तो चाइना बेसिकली एथिस्ट है, रिलीजन को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करता है। जो ज़्यादा रिलीजियस होता है तो उसको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देते हैं और उनको डॉक्ट्राइन वगैरह नहीं, शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन, इस टाइप से उनको वापस ब्रेन वॉश करने की कोशिश होती है। तो यहाँ के ह्यूमन राइट्स भी बड़ा ग्रॉस वायलेशन होता है। सेकंड, काउंटर यूएसए हेजेमनी करना चाइना की प्रायोरिटी है, यूएसए को डिफीट करना। इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट एक्सेस के लिए सेंट्रल एशिया चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बताओ, क्विज में हमने देखा था ना, सेंट्रल एशिया की कौन कौन सी कंट्रीज चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो जो सेंट्रल एशिया है ना, ये मास्टर प्लान जो चाइना का है उसका मेन प्लेयर है
सेंट्रल एशिया। सो दैट इज़ वाई सेंट्रल एशिया में चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहेगा, और चाइना इज़ लेड बाय मनी इकोनॉमी। तो जैसे अफगानिस्तान है, यहाँ पे मिलियन डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं। तो चाइना इज़ फोकस्ड ऑन दोज रिजर्व्स, नेचुरल रिजर्व्स एज वेल एज दिस जियो स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस जो अफगानिस्तान ऑफर कर सकता है चाइना को। सो दैट इज़ वाई चाइना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब अफगानिस्तान की जो नई गवर्नमेंट बन रही है, उसने इनविटेशन भी भेजा, तो आपने देखा किन किन कंट्रीज़ को भेजा है। टर्की, पाकिस्तान, रशिया, चाइना इज़ देयर। चाइना को ये डियर फ्रेंड बता रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग, चाइनीज़ कॉनन्ड्रम। स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म लाइज इन कंसल्टेशन। अब ये एक और चीज़ है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स है और एक वन यूनियन है। वी आर अ क्वाजी फेडरल कंट्री। तो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म डिफीट नहीं होना चाहिए, टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू अप अप्रोच इज बेटर। डिसेंट्रलाइजेशन, आर्टिकल 40। स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म ये होता है कि सेंटर अपना थोपे नहीं स्टेट्स पे डिक्टेट्स, स्टेट्स का भी जो रिक्वायरमेंट है, एस्पायरेशंस है, उसको एड्रेस करे। स्टेट और यूनियन में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारा एंड गोल है। देन इसमें यही सब बातें। देन प्रिस्क्रिप्शन फॉर केरला कोविड-19, बिकॉज यहाँ पे केसेस बहुत आ रहे हैं कोविड-19 के केरला में। ये जो न्यूज़ है वो ये है, सोशल मीडिया कैन नॉट रिप्लेस प्रॉपर न्यूज़ जर्नलिज्म। अब सी, जैसे न्यूज़ जर्नलिज्म होता है ना, इसका एक बाकायदा कोर्स होता है जिसमें इन्हें सिखाया जाता है, फिर एक सर्टिफिकेट मिलता है, इनका रजिस्ट्रेशन होता है, तब जाके वो जर्नलिस्ट बनते हैं। बट अब क्या हो गया है, सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एवरीवेयर, एवरीबडी इज़ अ जर्नलिस्ट, एवरीबडी इज़ अ जर्नलिस्ट। तो उससे जो जर्नलिस्ट एथोस है ना, वो डिफीट हो रहा है। रीसेंट ट्रेंड्स हैव प्लेस्ड जर्नलिज्म अंडर फायर। और फिर जर्नलिज्म का भी एस्पायरेशंस होती है जर्नलिस्ट की, तो इनका भी पॉलिटिकल अफिलिएशन हो जाता है, बायस्ड हो जाता है, एंड समटाइम्स जर्नलिस्टिक एथोस को ये बैक सीट पे रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरा जर्नलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, वो डिफीट होता है। जर्नलिज्म का हम देखें तो एज अ डिसिप्लिन, जर्नलिज्म की एजुकेशन इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिश एक्टिविस्ट एनी बेसेंट ने, आयरलैंड से थी आप, इन द 1920s व्हेन शी लॉन्च्ड अ कोर्स ऑफ जर्नलिज्म एट द नेशनल यूनिवर्सिटी अडेयर मद्रास में। इंडिया में आज 900 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म पढ़ा रहे हैं। बात ये आती है कि फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा मार्केट डेवलप हो गया है। अब कोई भी स्टेटमेंट पास कर दो, उसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो पब्लिक पैनिक करेगा तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे, एंड बस पर्पज इज सॉल्व्ड। बट व्हाट डैमेज दिस फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन मेक्स टू दिस सोसाइटी, ये कोई सोचता नहीं है। फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन, तो इससे सोशल फैब्रिक भी डिस्टर्ब होता है। कई बार ये कैटास्ट्रॉफी हो जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। GS3 पेपर मेंस। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्कुलर्स भी निकाले थे फ्रीडम के लिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस होना ज़रूरी है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर प्रेस ही वर्क नहीं करेगी तो हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। अभी अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, ये वहाँ जो रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड है, वो वहाँ जाके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें बता रहे हैं। सो दे आर अवर सोर्सेज। सोर्सेज का क्रेडिबल एंड एक्यूरेट एंड नॉन बायस्ड होना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। अभी जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें भी यही कहा गया है कि मीडिया एजुकेशन को होलिस्टिक बनाए, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाए। टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है, तो इनको भी टेक सेवी बनाए, मीडिया को टेक सेवी बनाए। तो ये मायने होने चाहिए हमारे जर्नलिज्म के। अब सोशल मीडिया, तो इस पे एक सवाल तैयार करते हैं। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एथिक्स से भी कनेक्ट करिए और GS3 में जो सिक्योरिटी एटसेट्रा है उससे कनेक्ट करिए। इसमें गवर्नेंस के भी पॉइंट डाल सकते हैं आप, और इंडियन सोसाइटी के भी GS1 के पॉइंट्स भी आ सकते हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन द रोल मीडिया प्लेज ऑन शेपिंग पब्लिक परसेप्शंस। हमारी सोच कैसे डिसाइड होती है, जो मीडिया मीडिया जो रोल मॉडल हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बार बार वो जो चीज़ बोलेंगे हमको भी वही चीज़ सही लगने लग जाती है। तो पब्लिक परसेप्शन को मोल्ड करने के लिए सोशल मीडिया और मीडिया का यूज़ होता है। एजुकेशनल डिसीजंस के लिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, छोटे बच्चे हैं, उसको एंटरप्रेन्योर बनना है, ये करना है, तो जो पेरेंट्स हैं ना, उनके डिसीजन उस स्टूडेंट जो किड है उसके टैलेंट पे नहीं, इस
जो एजुकेशनल डिसीजन है ये एडवर्टाइजमेंट मीडिया के बेसिस में होने लग जाते हैं, ये भी एक नया डेवलपमेंट है। पॉलिसीज में मीडिया होता है। तो ये एक नोट है, अब सब नेगेटिव नहीं है, इसमें बहुत पॉजिटिव चीज भी होती है। सोशल मीडिया में पब्लिक परसेप्शन कई बार पॉजिटिव परसेप्शन भी बनाता है, एजुकेशनल डिसीजन वाइज भी होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। हमें दोनों चीज एड्रेस करनी है। डिस्कस द नीड फॉर मीडिया एथिक्स एंड रेगुलेशंस इन द चेंजिंग टाइम। अब सोशल मीडिया पे बैन हम नहीं लगा सकते, हमको जरूरी है कि हम मैच्योरिटी बढ़ाएं, यूजर मैच्योरिटी भी बढ़ाएं, कंटेंट क्रिएटर्स की भी मैच्योरिटी बढ़ाएं, एथिक्स फॉलो करें और एक प्रॉपर रेगुलेशन हो इस चेंजिंग टाइम पे। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब दिस इज टेलिंग एक्सेस डेथ। अब जैसे ये नंबर ना करेक्ट है ही नहीं, अगर 10 डेथ हुई है ना तो एक नंबर ऑफिशियल रिकॉर्ड में आया, इतना ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज है यहाँ पे। देन दिस इज डेटाबेस क्रिएटेड विद रिकॉर्ड ऑफ 5.5 करोड़ फार्मर्स, बॉम्बे हाई कोर्ट। दिस इज खोरीगांव और दिस इज प्राइम मिनिस्टर का अभी मीटिंग होगा ब्रिक्स में, एससीओ में, क्वाड में, सितंबर में ही होगा ये। ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन और क्वाड, ये तीनों इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ज़रूरी है इंडिया के लिए चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में, स्पेशली ब्रिक्स एंड एससीओ, बिकॉज यहाँ पे चाइना भी है। ब्रिक्स एंड एससीओ, तो ज़रूरी होगा इंडिया अपने इंटरेस्ट यहाँ पे आगे बढ़ाए, प्रैग्मेटिज्म दिखाए और यहाँ इंडियन इंटरेस्ट को कैरी फॉरवर्ड करे। लेट अस सी, ये अभी सितंबर में हम इन तीनों टॉपिक पे डिटेल में आंसर राइटिंग करेंगे, ब्रिक्स, एससीओ एंड क्वाड में, इसी मंथ में। ओके, देन दिस इज एलपीजी रिफिल। एलपीजी रिफिल में भी ये प्रॉब्लम है, हमने उज्ज्वला योजना वगैरह बना तो दी बट सिलेंडर का रिफिल नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा चैलेंज है। वैक्सीनेशन वर्क अगेंस्ट निपा वायरस इन वर्क है। ये मांडा बफेलो है, इसको यूनिक ब्रीड टैग मिला है। ब्रीड जैसे जो कैटल्स होते हैं ना, लाइव स्टॉक, इसमें ब्रीड्स इंप्रूव करने का, रिफाइन करने का ऐसे अक्सर प्रयास किए जाते हैं ताकि जो कैटल्स हो वो ज़्यादा रिजाइलेंट हो इंडियन कंडीशंस के लिए, ज़्यादा रिजाइलेंट हो इन्फेक्शंस, बीमारी के लिए, और जैसे मिल्क आउटपुट है वो भी ज़्यादा दिए। तो इसके लिए नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स है, इसने रिकॉग्नाइज किया है मांडा बफेलो को। ये ईस्टर्न घाट में प्लेटू ऑफ कोरापुट रीजन उड़ीसा के आसपास मिलती है, तो इसको रिकॉग्नाइज किया है यूनिक ब्रीड ऑफ बफेलोज फाउंड इन इंडिया के अंदर, तो दिस इज गुड। मांडा जो बफेलो होती है ये रेजिस्टेंट होती है पैरासिटिक इन्फेक्शन के, बिकॉज दिस इज अ लोकल ब्रीड। जो बाहर की कोई ब्रीड लाते हैं ना, फॉरेन ब्रीड, जर्सी वर्सी, तो ये अक्सर बीमार भी ज़्यादा होती है, इंडियन कंडीशंस के लिए वो सूटेबल नहीं है। जैसे एम्स्टर्डम की है, डेनमार्क की है, दिस इज नॉट सूटेबल फॉर इंडिया। पैरासिटिक इन्फेक्शन, लेस प्रोन टू डिसीजेज एंड कैन थ्राइव ऑन मोडेस्ट रिसोर्सेज, तो ये ज़्यादा रफ एंड टफ है बिकॉज दीज आर लोकल स्पीशीज। तो मांडा बफेलो गेट्स यूनिक ब्रीड टैग। जैसे डॉग्स में भी अक्सर लोगों को शौक होता है, वो फॉरेन के डॉग्स ले आते हैं, जैसे हस्की आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। अब ये हस्की है ना, ये इंडियन क्लाइमेट के लिए सूटेबल नहीं है, इंडिया में गर्मी बहुत होती है, तो ये अक्सर बीमार होने लग जाते हैं जब इंडिया में हम इनको अडॉप्ट करते हैं। वैक्सीन इन द वर्क अगेंस्ट निपा वायरस। Okay, and this is war is over, it's time for peace, Taliban statesmanship. Then this is गिनिया में भी यहाँ का टॉपल हो गया। What is food emergency in श्रीलंका? श्रीलंका के पास इनकम हो नहीं रही है और खर्चे ज़्यादा हैं, तो जो बेसिक्स है उसके लिए भी इसके पास फॉरेन रिजर्व नहीं बच रहा है इम्पोर्ट ऑफ फूड कराने के लिए, तो इसलिए यहाँ फूड इमरजेंसी श्रीलंका में लग गई। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं कि जितना जेब में पैसा हो ना उसी के हिसाब से खर्चे करने चाहिए। श्रीलंका ने क्या किया, अपने पूरे एसेट्स, चाइना से सस्ता पैसा मिल रहा था, वो सारे एसेट्स यहाँ पे लगा दिए। अब इसका पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो श्रीलंका जो है ना वो डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है, डेट ट्रैप में, उधार में। फूड इमरजेंसी इन श्रीलंका। ये पलस्तीन यहाँ से रेस्क्यू भाग गए, एस्केप। Then this is council to mull capacity based GST on sectors seeing evasion. कुछ सेक्टर्स हैं जैसे जीएसटी में हमने देखा था 0% पे है, 5 पे है, ऐसे स्लैब्स बनी हुई है। कुछ सेक्टर्स को जीएसटी में छूट मिली हुई है, वहाँ अक्सर इवेजन भी होता है। तो अब ये बात हो रही है, जीएसटी ऑल्दो 1 लाख करोड़ टच कर रहा है, जीएसटी में भी जो लूप होल्स हैं उसको प्लग करें। ओके,
लूप होल्स को प्लग करे और टैक्स इवेजन जहाँ हो रहा है उसको दूर करे। जैसे कि ये है ब्रिक किल्न्स वगैरह, सैंड माइनिंग, पान मसाला यूनिट, यहाँ पर टैक्स इवेजन हो रहा है। टावर फर्म्स वरिड हैं, अगर वोडाफोन आइडिया फोल्ड अप करेगा, अपना बिजनेस फ्लॉप होगा, तो टावर फर्म्स को भी नुकसान होगा, ये मोबाइल टावर्स। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, डुओपॉली हो जाएगा, केवल जियो रहेगा और दिस एयरटेल रहेगा, तो दिस इज डुओपॉली विच इज नॉट राइट फॉर कंज्यूमर्स। कल हम बड़ा अच्छा खेले, बुमराह सेंसेशनल विन एट द ओवल। ओके, सो दिस इज द हिंदू। ये इंडियन एक्सप्रेस है, कोहली। Then COVID fallout, 80% rural kids in online classes, big shift out of private school, big shift out of private school. Only 8% rural kids in online classes, only 8%. तो ये जो digital divide है, this is true. Reputation and harm, the virus among us, COVID pandemic से endemic में convert हो सकता है. Then this is Pakistan's Kabul syndrome. Rawalpindi victory in Afghanistan might make it a bigger nuisance for India and the region, but is unlikely to reverse the steady decline of Pakistan's comprehensive national power over decades. Pakistan is a power in decline. ये राजा मंडाला साहब के फॉरेन अफेयर्स के बड़े अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, इनका टेक काफ़ी अच्छा होता है। इट इज़ क्वाइट टेम्पटिंग टू बिलीव टुडे दैट द स्पॉइल्स ऑफ अफगान वॉर, मतलब अफगान में जो वॉर हुआ तो इसमें जो लूट का सामान है, स्पॉइल्स बोलते हैं उसे, उसका किसका स्टेक ज़्यादा है, तो पाकिस्तान को ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो स्पॉइल्स ऑफ द अफगान वॉर बिलोंग टू द प्रिज्यूम्ड विक्टर पाकिस्तान, बट इसमें ना ट्रुथ ये नहीं है। पाकिस्तान को अब दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो प्रॉब्लम है रिफ्यूजी क्राइसिस की। ऑल्दो वो यूरोप वगैरह से पैसे मांगने की कोशिश करेगा, रिफ्यूजी एक बहुत बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा। सेकेंड, टेररिस्ट ही होते हैं, अब पाकिस्तान में भी इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू आर्ग्यू अपोजिट भी ट्रू है, पाकिस्तान नाउ इज पार्ट ऑफ द अफगान स्पॉइल। तो द पॉइंट ये है कि जब भी अगर हम हिस्ट्री देखें तो द स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग डेकेड्स ऑफ यूजिंग वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म टू कंट्रोल अफगानिस्तान लास्ट 5 डेकेड में, इससे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, वो पाकिस्तान की पॉलिटी का हुआ है। जैसे यूएसए ने एक फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर बनाया और इस मॉन्स्टर ने यूएसए को ही बाइट किया। ये हमेशा होता है, हिस्ट्री हमेशा ऐसे रिपीट होती है। देन दिस इज पीएम स्प्रेज, हिमाचल में वैक्सीनेशन बड़ा अच्छा हुआ है, वैक्सीनेशन ड्राइव। ये आप कल एक वीडियो मैंने शेयर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। प्रेसिडेंट्स कलर अवॉर्डेड टू इंडियन नेवल एविएशन, इंडियन नेवी की एविएशन यूनिट को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किया गया है, वेरी गुड। तो इंडियन नेवी की भी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है एविएशन यूनिट में और बहुत अच्छा इन्होंने काम भी किया। अभी के जो चीफ है ना, वो भी एविएशन यूनिट से है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में इंडियन आर्म फोर्स फर्स्ट थी टू रिसीव प्रेसिडेंट्स कलर, इंडियन नेवी पहली बार 1951 में हुआ था, अभी फिर इसने दिस किया है। तो नेवी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज जो लैंड है ना, लैंड में एक काइंड ऑफ सैचुरेशन आ गया है। आर्म्ड फोर्सेस में अभी जैसे स्ट्रगल भी होगा ना, इधर पाकिस्तान चाइना, तो मतलब मोर और लेस सबके पास बराबर बराबर कैपेबिलिटी आ गई है। डिफरेंस जो क्रिएट हो सकता है वो हो सकता है नेवी में, बिकॉज नेवी में अभी भी बहुत ज़्यादा असिमेट्री है। और जो नेवल स्ट्रेंथ है, वर्ल्ड पूरा ट्रेड पे डिपेंड करता है, मैरीटाइम रूट्स पे। तो अगर हमारी नेवी सुपर डुपर ऑसम होगी, स्ट्रेंथ होगी हमारी, तो हम प्रैक्टिकली इस पूरे जोन पे अपना पावर प्रोजेक्शन कर सकते हैं इंडियन ओशन में। सो दैट इज़ वाई कैरियर्स आर सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस, एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हमें चाहिए, नेवी का स्ट्रेंथ हमें फोकस करना चाहिए, दिस शुड बी अवर प्रायोरिटी। देन अमेरिकन्स, अफगान्स, तालिबान, डिपार्चर ऑफ फ्लाइट अप सी, दिस इज रॉन्ग, देर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस पिक्चर। और वो रॉन्ग है ऐसा सेग्रीगेशन करना, सेग्रीगेशन। जैसे अक्सर ये बोला जा रहा है कि कोएड स्कूल इज नॉट गुड, कोएड जो होता है वो ठीक होता है, इससे छोटे छोटे बच्चों से ही एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ओके, तो दिस सेग्रीगेशन इज नॉट राइट। देन शेप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, ये बात है यहाँ पे फॉरेस्ट फायर का, और इसमें क्लाइमेट एक्शन ज़रूरी है। आईपीसीसी की रिपोर्ट का एक पॉइंट है कि फॉरेस्ट फायर्स आर ऑन राइज, क्लाइमेट डिजास्टर फ्रिक्वेंट भी हो रहे हैं और ज़्यादा सीवियर भी हो रहे हैं। तो इसके लिए एक कोलैबोरेशन ज़रूरी है वर्ल्ड लेवल पे।
मॉडर्ना की जो mRNA वैक्सीनेशन आई थी, अब HIV वैक्सीनेशन, ये कोविड के लिए ट्राई किया था, अब HIV के लिए भी ये ट्राई ट्राई करने का होप है। CSCs क्या होते हैं? CSCs होते हैं कॉमन सर्विसेज सेंटर, CSC, जैसे आधार वाधार जो कियोस्क वगैरह होते हैं ना, दीज आर CSCs। अब यहाँ पे पासपोर्ट सर्विस भी आपको मिलेगी, पासपोर्ट सर्विसेज कलेक्शन। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ रहा है। एप्पल पॉज रोल आउट ऑफ सॉफ्टवेयर टू स्कैन चाइल्ड अब्यूज पिक्स। अभी एप्पल ने एक ऐसा पॉलिसी निकाला था कि वो आपके सारे फोटोग्राफ्स, iCloud का डेटा वगैरह स्कैन कर पाएगा कि वहां पर कोई ऐसा कंटेंट तो है नहीं। अगर ये कंटेंट होगा तो वो रेगुलेटरी बॉडी को रिपोर्ट किया जाएगा, बट फिलहाल के लिए इसको अभी पॉज कर दिया गया है। देन फेस्टिव सीजन आ रहा है, गोल्ड इम्पोर्ट। सो दिस इज द हिंदू एंड द इंडियन न्यूज़पेपर। आज का जो मैपिंग है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे भी हर साल सवाल आते हैं। जो टाइगर है ना, टाइगर फेवरेट एनिमल है यूपीएससी का। टाइगर रिजर्व्स इंडिया में 1973 में बने थे, और ये आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, और इसको एडमिनिस्टर करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। ये एनटीसीए का लोगो है, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण। इंडिया में 2,967 टाइगर हैं 2018 सेंसस के हिसाब से, जिसमें ह्यूज जंप हुआ है। वर्ल्ड के तकरीबन 80% टाइगर है इंडिया में, और इंडिया में प्राइमरीली कौन सा मिलता है? रॉयल बंगाल टाइगर। इंडिया में आज की डेट में 51 टाइगर रिजर्व्स हैं, 51 टाइगर रिजर्व्स। ये भी मैं अभी क्विकली शेयर कर रहा हूँ, आज मैं मोस्टली सारे पीडीएफ्स शेयर कर दूंगा। तो टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया 51 इन नंबर है। ये सारे नाम याद होने चाहिए, और किस राज्य में है ये भी पता होना चाहिए। लेट अस क्विकली सी। राजाजी टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व, है ना, यहाँ पे आप इसको देखना। 1 2, तो जैसे 1 है, 1 इधर लिखा हुआ है, दिस इज 1, है ना। 2 कहाँ पर है? ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 इज कामलांग टाइगर रिजर्व। इसको मैं अभी हाई रेजोल्यूशन का अभी शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे। कामलांग टाइगर रिजर्व है। ये अचानक मार टाइगर रिजर्व है। फिर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर कर्नाटका में टाइगर रिजर्व है। फिर भद्रा टाइगर रिजर्व है। दिस इज बीलगिरी रानगन्नत्ता टेम्पल टाइगर रिजर्व। बक्सा, डंपा, डांडेली अंशी, इंद्रावती, कलक्कड़, दिस मुंदन थुराई, कान्हा, दुधवा, कवल, काजीरंगा, मानस, मेलघाट, मुद्दुमलाई, मुकुंदरा हिल्स, ये नया बना है। नागरहोल, नामधापा, नामेरी, पक्के। प्रीलिम्स में सवाल आया था पक्के कहाँ पर है, पक्के टाइगर रिजर्व। पलामाऊ, पन्ना, परम्बिकुलम, पेंच, एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है। पेरियार साउथ में है। पीलीभीत, सह्याद्री, संजय डुबरी, सरिस्का, सत्यमंगलम। प्रीलिम्स का सवाल है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बीच में कॉरिडोर्स बना रहा है। सतकोसिया, सतपुरा, सिमलीपाल, सुंदरबन, ये जो उड़ीसा के हैं ना, यहाँ पे ब्लैक एक टिंट मिलता है, मेलानिन टाइगर उसमें। सिमलीपाल एंड दिस सतकोसिया इधर। सुंदरबंस, तडोबा, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़, वाल्मीकि, बोर, रणथंबोर, रणथंबोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान। एनएनटीआर, ओरांग, एनएसटीआर, अमराबाद, कॉर्बेट, और दिस इज श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये कितने नंबर हुए? 51 नंबर हुए। आज का होमवर्क है, ये मैप एक बार अच्छे से देखिएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये यहाँ पे दिया हुआ है। 49 है तो दिस इज 49, लाइक दैट, ओके। 49, 48, ऐसे करके सारे आप एक बार देखो इन्हें। अब सी सेट आता है, इसमें आप 6 फ्रेंड्स हैं, उनको ऐसे अरेंज करिए, सो यू गेट दिस EDFACB। इसको करने का एक ही तरीका होता है कि आप जो जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको ब्रेक करने जाओ। ब्रेक कैसे करोगे? ओनली E हैज ज्वाइंड आफ्टर C एंड D, तो C और D के बाद E हैज ज्वाइंड आफ्टर C एंड D, ये फर्स्ट सेट हो गया। फिर C ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर है, मतलब A के जस्ट ऊपर C होगा। ऐसे करके आप इनको एक एक स्टेटमेंट को अलग अलग लिखो, और फिर उनको क्लब कर दो, तो यू विल गेट दिस, ओके। अब रो ऑफ ट्रक्स है, लेफ्ट से 17th है ना, और इसके बाद फिर 19th पे ये भारत का नंबर है, और ये सेंटर हो गया। तो इसके इधर कितने हुए? 19वां ये था, 18 और 17 इधर हो गए, और इस साइड हो गए कितने? इसको हटा दे तो 35 इधर है, ओके। तो ये सेंटर है, बिकॉज जितने इधर होंगे उतने ही इधर होंगे, इधर 35 हुए तो इधर भी 35 हो गए। अब आपको बताना है राइट से इसकी पोजीशन क्या होगी। तो यहां से 35, और उसके बाद ये 19th था, तो 2 बार काउंट हो रहा है, तो 18 और ऐड कर देंगे, 35 एंड दिस 19th, तो दैट इज
-1 दैट इज दिस 54। 35 ये हो गए और 19 ये ऐड कर दिए। 35 केवल यहाँ वाले हैं, इसको 2 बार काउंट नहीं हुआ है यहाँ पे। सो दैट इज 54। ओके, सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। ऐसे देखना है हमें, पहले यहाँ से देखो, फिर सेंटर है, अब सेंटर के इधर जितने टोटल हुए उतने इधर भी होंगे, तो इधर से इसका नंबर हो जाएगा दिस नंबर प्लस दिस। ओके, ऐसे ही इसको आप अरेंज करो। यहाँ एक वर्ड में चेंज करिएगा, यहाँ इमीडिएट होना चाहिए। अगर इमीडिएट नहीं होना तो इसके दो केसेस बन रहे हैं। इधर एक वर्ड लिखा होना चाहिए इमीडिएट राइट ऑफ ई। ये जब आप पुट करोगे तो यू विल गेट दिस ADEBC। सो द राइट आंसर इज ए। आज के सवाल है, अ मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, 80% ऑन रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम ही इज लेफ्ट विद? आंसर आसान सवाल है, परसेंटेज। In an election, there were two candidates only. The candidate who got 62% of the total votes polled and was elected by a majority of 192 votes. तो यह इतने वोट मिले और इतनी मेजोरिटी से वो जीत गया। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने आए। इन सम क्वांटिटी ऑफ घी 60% प्योर है, 40% वनस्पति है। 10 किलो ऑफ प्योर घी ऐड किया तो स्ट्रेंथ ऑफ वनस्पति हो गया केवल 20%। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना होगा? आंसर वेरी गुड क्वेश्चन, और स्पीड से सॉल्व करिए, विद इन अ मिनट इसका आंसर निकालिए। ओके, सो दीज आर सी सेट क्वेश्चंस, सी सेट सॉल्यूशंस। आज ये बड़े अच्छे से 51 के 51 टाइगर रिजर्व्स याद रखने हैं और स्टेट वाइज इनको अभी देखना है। ओके, देन दिस इज फॉरेस्ट फायर, GST, मांडा बफेलो, पब्लिक पॉलिसी एंड रोल ऑफ मीडिया। सवाल तैयार करना है, और ये सवाल तैयार करना है बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। So this is 7th of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.